चलो बच्चों देखो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसलिए मैं एक साथ बोल रहा हूँ कि जब आप वीडियो ऑन करें उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें मॉर्निंग आफ्टरनून को. सो आई वॉज टीचिंग यू माई चाइल्डहुड and I have taught you first paragraph. Today you have to watch from second paragraph. Listen very carefully. Open your eyes and ear. Listen here. I watch one of many children. मतलब जो कलाम साहब हैं वो काफ़ी उनका लंबा परिवार है और कई बहुत सारे भाई बहन हैं वो लोग. तो वो कहते हैं कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मेरे बहुत सारे भाई बहन थे, उनमें से मैं एक था. अ शॉर्ट बॉय, जो मैं शॉर्ट बॉय का मतलब उनकी हाइट छोटी थी. विथ रादर अनडिस्टिंग्विश लुक, उनका जो लुक था अनडिस्टिंग्विश मतलब होता है साधारण, बहुत हैंडसम लुक नहीं था कलाम साहब का, एक सिंपल सा साधारण सा लुक था उनका. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि इनके माता पिता लंबे थे और हैंडसम थे, मतलब इनके माँ बाप जो थे उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था, शारीरिक बनावट वो ठीक ठाक था, जबकि कलाम साहब क्या थे, एक साधारण तरीके का उनका फिजिक था, उनका लुक था, सिंपल सा. आगे आप देखो, वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस. एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक. पैतृक का मतलब होता है जो मकान आपके दादा या दादा के पिता के जी द्वारा बनाया गया हो, पुराना, पुश्तैनी जिसको बोलते हैं हिंदी में. तो वी लिव्ड, हम रहते थे, इन आर, अपने, एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक, विच वाज बिल्ड इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था. 19वीं शताब्दी का मध्य का मतलब क्या हो गया, 1950 नहीं, 1850, मतलब वो मकान 1850 के आसपास का बना था, उसको 19वीं शताब्दी कहेंगे. सही है. तो वो 19th सेंचुरी का बना था. इट वाज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, यह ठीक ठाक घर था, मतलब फेयरली मतलब दिखने में अच्छा था, और पक्का हाउस था, कच्चा हाउस नहीं था. कच्चा हाउस मतलब जो पुराने, आज के समय जैसे बहुत समय पहले कच्चा हाउस बनता था, मट्टी का गर्रे का उसको क्या बोलते हैं, उसी का. तो वो हाउस नहीं था इनका, पक्का हाउस था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूने पत्थर का और ब्रिक का बना था. पहले का जो मकान बनता था वो लाइमस्टोन से ही बनता था, सीमेंट तो होता नहीं था, तो चूने से छत की ढलैया होती थी, चूने के पत्थर से, और बहुत सारे मटेरियल्स होते थे. यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो महुआ होता है उसका भी उसमें यूज होता था. महुआ, जो गांव में महुआ गिरता है उसको भी उसमें यूज करते थे, वो बनाने के लिए, उसमें छत को ढालने में मजबूती आती थी उससे. तो लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मास्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम. कहाँ इनका घर था, जो मस्जिद वाली गली थी रामेश्वरम में, उसी में इनका घर था. किस चीज़ का घर था इनका जो मकान बना था वो लाइमस्टोन और ब्रिक का बना था. ब्रिक मतलब होता है ईंट. माई आश्चर्य फादर, आश्चर्य मतलब देखो दिया है बुक में, सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवर. इनके पिताजी साधारण थे लेकिन स्ट्रिक्ट थे, मतलब अपने नियम कानून के पक्के थे. माई आश्चर्य फादर यूज टू अवॉइड ऑल द एजेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज. इनके पिताजी सारे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी फॉर दिस, एजेंशियल का मतलब हो जाएगा जो आदमी के जीवन को सुख सुविधा युक्त बनाए, उसको बोलते हैं एजेंशियल. तो माई आश्चर्य फादर, जो मेरे स्ट्रिक्ट फादर थे, यूज टू अवॉइड, वो अवॉइड करते थे, अनदेखा करते थे, किस चीज़ को, एजेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, अपने लाइफ में जो सुख सुविधाएं थी, धन दौलत था, उसको वो अवॉइड करते थे. ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, मतलब सिंपल तरीके से रहते थे. लग्जरियस लाइफ नहीं थी. लग्जरियस लाइफ का मतलब होता है वो लाइफ जिसमें धन संपदा का ज़्यादा हम दिखावा करें, बड़े बड़े गाड़ी से आएँ, बहुत अपने पैसे, अपने रुपए का दिखावा करें, उसको लग्जरियस लाइफ बोलते हैं. तो ऐसा उनकी लाइफ नहीं थी. आगे देखो आप, हाउ ईवर, किसी तरह, ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर,
हमें जो नेसेसिटीज़ थी, हमारे ज़रूरत की चीज़ें थी, हमें मिलती थी। इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन आर क्लोथ, जो हमारे लिए जो टर्म ऑफ फूड होता था, जो हमारे खाना होता था, मेडिसिन होता था और क्लोथ, ये हमें हमारे पापा या हमारे पिताजी किसी तरह से हमें प्रोवाइड कराते थे, देते थे। इनफैक्ट जबकि ये तथ्य ये है, वास्तविकता ये है कि आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मेरा जो बचपन था बहुत ही संक्षिप्त बचपन था, सिक्योर चाइल्डहुड था, बहुत लग्जरियस नहीं था, बहुत धन दौलत वाला नहीं था। बोथ मैटरली एंड इमोशनली, जो कि मैटरली व्यवहारिक रूप से और इमोशनली मतलब भावात्मक रूप से क्या था, बहुत संक्षिप्त था, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस इनका लाइफ नहीं था। आगे देखो, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट मतलब होता है स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, उस समय मैं सिर्फ 8 साल का था। कितने साल का था? 8 साल का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा था क्या कारण है इस विश्व युद्ध का, ये युद्ध क्यों हो रहा है। अ सडन डिमांड फॉर द टैमरिंड सीड्स इरुप्टेड इन मार्केट। अ सडन डिमांड, ध्यान से देखो, अचानक डिमांड बढ़ गई, मांग बढ़ गई। फॉर अ टैमरिंड सीड्स, टैमरिंड मतलब होता है इमली और सीड्स मतलब होता है बीज। इमली की बीज की मांग बढ़ गई मार्केट में। इरिप्टेड मतलब होता है भड़क उठना, किसी चीज़ की मांग को बढ़ जाना, उसको इरिप्टेड बोलते हैं। इन द मार्केट में। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं सीड्स को आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, मैं सीड्स कलेक्ट किया करता था, क्योंकि जब मांग बढ़ी है तो सीड्स कलेक्ट करते थे बेचने के लिए। किसकी? सीड्स, इमली की। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप। प्रोविजन का मतलब है किराना। प्रोविजन शॉप सुने होंगे कि लिखा रहता है इंग्लिश में कि प्रोविजन शॉप है, मतलब किराने की दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप या प्रोविजन शॉप। ग्रोसरी भी बोलते हैं और प्रोविजन भी बोलते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप। मैं उस सीड्स को कलेक्ट करता था और उसको प्रोविजन शॉप पे बेच दिया करता था। ऑन अ मास्क्यू स्ट्रीट, जो मास्क्यू स्ट्रीट मतलब जो मास्क्यू में गली होती थी उसमें बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। अ डेज कलेक्शन, एक दिन में, एक दिन का जो कलेक्शन होता था। कलेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना। कलेक्ट करना जानते हो आप ना, इकट्ठा करना। तो अ डेज कलेक्शन वुड फेच, फेच मतलब क्या बताया था? फेच मतलब होता है हैप्पी। तो देखो यहाँ पर है, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप मास्क्यू स्ट्रीट। अ डेज कलेक्शन वुड फेच, फेच मतलब होता है लाना। फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। देखो एक बुक में दिया है प्रिंसली सम, जेनरस अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा। तो जब मैं इसको बेचता था तो मुझे ठीक ठाक पैसा मिल जाता था। जो मैं सीड को बेचता था तो 1 आना मिलता था, 1 आना। जैसे कोई पूछेगा कि 1 रुपये में कितने आना होता है, तो तुम लोगों को नहीं पता होगा। 1 रुपये में 100 आना होता है, सॉरी 16 आना होता है। 16 आना, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 16 आना होता है। तो जैसे 50 पैसा होता था तो उसमें उसको हम लोग 8 आना कहते थे। जैसे बचपन में हम लोग उससे टॉफी खरीदते, जो बंद हो गया है। उससे छोटा होता था 4 आना, जिसको हम लोग चवन्नी कहते थे, तो उसमें 4 आना होते थे। तो इसमें इनको 1 आना मिलता था। उस समय 1 आना की कीमत रही होगी। तो 1 आना पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमको 1 आना मिल गया। माई ब्रदर इन लॉ, इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, मतलब ब्रदर इन लॉ बहनोई साला ऐसे रिलेशन होता है। इनके बहनोई साला रहे होंगे, बहनोई या साला दोनों बोलते हैं, जिनका नाम था जलालुद्दीन। would tell me story about the war which I would later attempt to trace in the headline in दीना मनी। इनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने बताया कि भाई युद्ध हो गया, युद्ध शुरू हो गया, जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसके बारे में बताया, जो कि एक अखबार हुआ करता था दीना मनी, उसमें हेडलाइन में छपा हुआ था।
वो बताए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हुआ था तो उसमें दो गुट बन गया था, एक मित्र राष्ट्र था और एक अपोजिट राष्ट्र था। तो उसमें ग्रुप बन गया था, कुछ ऐसे देश थे जो एक साथ थे, कुछ ऐसे देश थे जो एक साथ थे। तो जो भारत था वो भारत पे आप जानते हैं कि शासन था अंग्रेजों का। तो भारत के जो सैनिक थे उनको ज़बरदस्ती जो अंग्रेज़ थे वो लड़ाई में भेज देते थे कि जाइए आप हमारे तरफ से लड़िए विदेश में, फॉरेन में जा कर के। तो वो उसी समय की बात है। तो आप देखो लिखा है इसमें कि मेरे जो बहनोई या साले थे जलालुद्दीन ने, उन्होंने बताया मुझे दीना मनी में, जो दीना मनी एक तरीके का न्यूज़पेपर है उसमें छपा हुआ था, उसके बारे में बताया। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया जो आइसोलेटेड था। ये आइसोलेटेड वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, आप लोग जानते होंगे आइसोलेटेड का मतलब किसी चीज़ को, किसी एक एरिया को ब्लॉक कर देना, आइसोलेट कर देना, स्टॉप कर देना, आइसोलेटेड होता है। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय वार, हमारे यहाँ जो वार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, अनअफेक्टेड था, इफेक्ट नहीं था जो युद्ध हो रहा था। आगे देखो, बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड सम टाइम लाइक स्टेट ऑफ द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। तो कुछ समय बाद एक घोषणा कर दिया गया, कम्प्लीटली ये कह दिया गया कि अब जो भारत है वो भी ज्वाइन करेगा उस फोर्स को, एंड देश में हर जगह इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गया। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि जब देश में जो कानून व्यवस्था है वो सब सैनिक के हाथ में आ जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी न रहे, वो सब सैनिक उसको ले लें, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। पहली जो कैजुअलिटी हुई, पहली जो घटना हुई रामेश्वरम स्टेशन पे हुई। कुछ कैजुअलिटी हुई होगी ट्रेन को लेकर के। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब उसमें क्या होता कि न्यूज़पेपर को ट्रेन से फेंका जाता था नीचे, बंडल बहुत सारे बंडल्स का। तो द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से ही उसको फेंका जाता था। ऑन द रामेश्वरम रोड पर बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। धनुषकोडी एक जगह है तमिलनाडु में, उसके और रामेश्वरम के बीच में एक जगह थी, वहीं पे न्यूज़पेपर को, बंडल को ट्रेन से नीचे फेंका जाता था। आगे देखो, दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। इनके जो कजिन थे जिनका नाम शमसुद्दीन था, उन्होंने कलाम साहब को फोर्स किया कि तुम भी डिस्ट्रीब्यूट करो न्यूज़पेपर को रामेश्वरम में। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू फेच द बंडल। मैंने भी उनका सहयोग किया बंडल को फेच करने में, पाने में, गिराने में या कलेक्ट करने में। एंड एज इफ आई नेचुरली आई फील द स्लॉट। तो यह मैं नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से करता था, इसमें उनकी खुद की इच्छा थी, उनको कोई फोर्स नहीं करता था। आई फील्ड द स्लॉट। आई फील्ड द स्लॉट, तो जो जगह बसती थी मैं उसको फील करता था, जैसे जब वो काम करते थे उनके भाई, तो उसमें वो बता रहे हैं। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेज। शमसुद्दीन ने मेरा, जो मैंने पहली बार पैसा कमाया उसमें उन्होंने मेरा सहयोग किया, वो मेरा हेल्प किए कि मतलब मेरी फर्स्ट जो कमाई थी वो शमसुद्दीन के द्वारा ही थी, जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। वेज मतलब कमाई या किराया दोनों होता है। आगे देखो, हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। आधी सेंचुरी बाद, आधा समय बीतने के बाद मुझे इस चीज़ का गर्व होता है, प्राइड होता है, इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब मैं पहली बार पैसा कमाया तो मेरे लिए कितनी गर्व की बात थी। मुझे पहली आधी समय बीतने के बाद, हाफ सेंचुरी के बाद मुझे उस चीज़ का बहुत गर्व होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो चीज़ें नहीं समझ आया होगा उसको आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इसका मैं एक वीडियो भी भेज दूंगा जो मैं समझाया हूँ इसी तरह, और एक वीडियो जो एक कोई और पर्सन समझाया है, दोनों आप देख लेंगे, दोनों समझ में आ जाएगा।